नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की जो संडे की जीके स्पेशल क्लास है आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स हैं आपके लिए, जो फरवरी 2023 का करंट अफेयर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है SGPGI, RML और नॉर्सेट के एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, PGI चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम जल्दी हो ही जाएगा और अभी एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, जल्दी एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो जाएगी दोस्तों। तो आज की जो स्पेशल क्लास है हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स, बिकॉज एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन is an autonomous agency that comes under the aegis of which union ministry। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये एक ऑटोनमस एजेंसी है जो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑटोनोमस बॉडी है और कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री में आती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आती है। ठीक है, एंड थोड़ा इसके बाद में डिटेल में ज़रूर जानना होगा हमें। जैसे कि इसमें लिखा है, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि आती है एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। और जो यूनियन बजट जो अभी रखा गया है 2023 और 24 का इज अनमार्क्ड इज 2000 करोड़ एज एन आउटले फॉर द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बूस्ट द रिसर्च एंड इनोवेशन विद इन द इंडिया। जो रिसर्च फाउंडेशन है और रिसर्च हैं, इनोवेशंस हैं इंडिया में, उसको बूस्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे यूनियन बजट ने 2000 करोड़ का ये बजट रखा गया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे बोला गया है ये एक डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये कब ऑब्जर्व किया गया, कौन से डे पे ये आता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी एंड 6 फरवरी। आपको राइट आंसर बताना है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। आपका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 6 फरवरी जो है देखा जाता है ऐसा ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो कि आपका 6 फैब को देखा जाता है। और जो कि ये हर साल होता है टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज concerning the female genital mutilations, and this day was established in 2003, and the campaign against the female genital mutilation and officially declared the zero tolerance to FGM in Africa on the February 6th। okay, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये करंट अफेयर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, तो करंट अफेयर्स को छोड़ना मत। अब थर्ड क्वेश्चन आपका है निसार, NISAR। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इसरो, ISRO, इसरो एंड विच अदर कंट्रीज स्पेस एजेंसी। बोला गया है क्वेश्चन में कि निसार नाम है किसका? अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, जिसको इसरो ने डेवलप किया है। और पूछा गया है इसरो ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर ये जो सैटेलाइट है उसे डेवलप किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका जापान है। क्या जापान के साथ मिलके इंडिया के इसरो ने ये सैटेलाइट को डेवलप किया है? ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी इजराइल एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, काफ़ी ध्यान से बताना दोस्तों, क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ के। तो राइट आंसर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी USA। तो थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में, क्या बोला गया है। निसार, निसार का मतलब क्या है? निसार की फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निसार की फुल फॉर्म है। तो एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि निसार स्टैंड्स फॉर, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी होगी, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
ठीक है। ये एक अर्थ का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय द नासा एंड द इसरो। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विच इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु, ओके। एंड द नेक्स्ट जो लाइन है, द SUV साइज सैटेलाइट विल बी शिप्ड टू इंडिया इन ए स्पेशल कार्गो कंटेनर्स फ्लाइट लेटर दिस मंथ, ओके। तो SUV साइज का जो सैटेलाइट है वो इंडिया में शिफ्ट किया गया है स्पेशल कार्गो कंटेनर्स ऑफ फ्लाइट में, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इनटू द आउटर स्पेस इन 2024 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये एक्सपेक्टेड है कि जो ये निसार है इसको आउटर स्पेस में लॉन्च किया जाएगा 2024 में। यह भी एक्सपेक्टेड है, इन्होंने प्लान किया है 2024 में इसे आउटर स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। और कहाँ से किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। इस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा स्पेस में। तो निसार विल, अब निसार का काम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। जो निसार है ये सैटेलाइट, ये क्या काम करेगा? निसार विल प्रोवाइड द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट, आइस शीट्स एंड इकोसिस्टम। निसार क्या करेगा? अर्थ की क्रस्ट, आइस शीट्स को और इकोसिस्टम की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा अर्थ तक, ठीक है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियम डेंसिटी amorphous ice which was seen in the news and was created in a container filled with which chemical material। यहाँ पे बोला गया है कि मीडियम डेंसिटी amorphous ice है जो कि अभी देखा गया है और साथ ही साथ उसको कौन से मटेरियल के कंटेनर में फिल्ड किया गया है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका प्लास्टिक है, दूसरा है आपका स्टेनलेस स्टील, तीसरा आपका है वाटर एंड आपका फोर्थ है पेपर। तो आपका राइट आंसर हम देख लेते हैं। पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में फिल्ड किया गया है मीडियम डेंसिटी अमरफस आइस को। अब इसके बारे में डीप जानते हैं ये क्या है। तो आपके पास एक्सप्लेनेशन में दे रखा है जो मीडियम डेंसिटी अमरफस आइस है इज़ अ न्यूज़ फॉर्म ऑफ आइस दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, ठीक है। ये एक अमरफस आइस है जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, एंड दिस आइस हैज़ सेम डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर एज वाटर। और जो ये आइस है इसका डेंसिटी और स्ट्रक्चर एकदम वाटर के जैसा है, H2O के जैसा है। एंड द आइस वाज क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन अ कंटेनर विद स्टेनलेस स्टील बॉल्स। और जो ये आइस है ये साइंटिस्ट ने स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में क्रिएट किया है और एट द टेम्परेचर ऑफ -200 डिग्री सेल्सियस। द MDA आइस डज नॉट हैव एनी ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर and it will provide the opportunity to improve the understanding the property of water। तो यहाँ पे बोला गया है जो ये मीडियम डेंसिटी अमरफस आइस है जिसे हम MDA बोल रहे हैं, ये क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी हमें ताकि हम वाटर की प्रॉपर्टी को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया एनर्जी वीक। जो इंडिया एनर्जी वीक है वो इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है और कौन से मंथ में किया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है आपका फरवरी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका जून। तो आप बताइए, आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया एनर्जी वीक है वो इंडिया में कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फरवरी वीक में, ठीक है। फरवरी मंथ में इंडिया एनर्जी वीक ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। अब ये क्या होता है, कब होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया एनर्जी वीक जो है इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम Feb 6 to 8 इन इंडिया। 6 से 8 तारीख फरवरी की ये वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीक, इस वीक का ऑब्जेक्टिव जो होता है, द लॉन्ग इवेंट इज़ टू शो केस इंडियाज इन्फ्लुएंस एज अ लीडर इन द एनर्जी ट्रांजिशन, ओके। एंड वाइल inaugurating the 2023 India Energy Week, the Prime Minister Modi launched the Indian Oils Unbottled initiative, and which involves using recycled polyester and cotton for creating the retail customers, attendants, and LPG's delivery personnel in uniforms. An Indian Oil's indoor solar cooking system was also rolled out for the commercial purposes। तो इंडिया एनर्जी वीक का जो यहाँ पे मैंने पूरा आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है, इसके बारे में और डीप आपको अगर नॉलेज लेनी है तो आप इंडिया एनर्जी वीक को गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में डीप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द यूनियन बजट 2023 टू 24 हैज़ एलोकेटेड रुपीज़ 2516 करोड़ फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ विच यूनिट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब यहाँ बोला जो यूनियन बजट है 2023 से 24 का, उसने 2516 करोड़ को कंप्यूटराइज किया है फॉर विच यूनिट, यहाँ पूछा गया है ओवर द फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, सी इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी है। 2516 करोड़ को फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए यूनियन बजट बनाया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके बारे में डीप पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनियन बजट 2023 to 24 has allocated the 2516 crore for the computerization of 63,000 PACS over the next 5 years and primary agriculture। अब आपको बता दूँ ये PACS का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। एंड द PACS are the village level cooperative credit societies that act as a last link to the 3-tier cooperative credit structure and which is headed by the state cooperative bank or SCB। SCB मतलब state cooperative bank, and credit from the SCB is transferred to the district central cooperative banks and which will then transfer the credit to the PACS। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, स्टेट ऑफ द यूनियन, जिसको हम SOTU भी बोलते हैं, SOTU एड्रेस इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। स्टेट ऑफ द यूनियन जो एड्रेस है ये कौन सी कंट्री से एसोसिएट करता है। ऑप्शन नंबर ए में है UK, ऑप्शन नंबर बी में है USA, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑप्शन नंबर डी में है आपका चाइना। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी USA। USA से एसोसिएट करता है स्टेट ऑफ द यूनियन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या है। US प्रेसिडेंट जो हैं जॉय बिडेन रिसेंटली डिलीवर्ड दी स्टेट ऑफ द यूनियन। रिसेंटली उन्होंने डिलीवर किया है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस एट द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन द US कैपिटल इन Washington DC, एंड दिस इज़ द बिडेन सेकेंड SOTU एड्रेस। एंड अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन जो US के प्रेसिडेंट है इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द स्टेट ऑफ द यूनियन टू कांग्रेस एंड रिकमेंड द मेजर दैट ही जज टू नेसेसरी एंड बेनिफिशियल्स। And the next is, the Bard is an AI chatbot which is being developed by which tech major। आप यहाँ पे बोला है एक Bard है जो कि AI चैटबॉट के थ्रू डेवलप किया गया है, और किस बाय द कौन से टेक मेजर के थ्रू ये डेवलप किया गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है AI चैटबॉट है जिससे आप क्या एक नया ये लॉन्च किया गया है जिसपे एक गूगल की तरह ही है ये, जिसपे आप कुछ भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको इसका आंसर वापस आएगा आपके पास, आपको आंसर मिलेगा। इसको बोलते हैं AI चैटबॉट, ठीक है, AI चैटबॉट। तो आपको बताना है कौन सी मेजर टेक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर ए में है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी में है आपका गूगल, ऑप्शन नंबर सी में है आपका मेटा, एंड ऑप्शन नंबर डी में है ट्विटर। आप चाहे तो गूगल में AI चैटबॉट को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं साइन अप करके, ठीक है। इसे मैंने भी यूज़ किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी सारी नॉलेज है इसके पास। आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको उसका फीडबैक और उसका रिजल्ट शो होगा आपको। तो आपका राइट आंसर क्या है 4 ऑप्शन में से? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गूगल। गूगल के द्वारा ही AI चैटबॉट को डेवलप किया गया है। बार्ड is an AI chatbot that is being developed by the Google as an competitor for the popular Microsoft backed ChatGPT, जिसे ChatGPT भी बोलते हैं, ठीक है। And Bard will use AI to generate the answer in the text when queries are typed by the user। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी क्वेरी टाइप करेंगे तो आपको उसका आंसर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस चैटबॉट विल फंक्शन बेस्ड ऑन AI मॉडल, और जो ये चैटबॉट है AI मॉडल पे बेस्ड होकर फंक्शन करता है, जिसको बोलते हैं LAMDA, एंड विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द गूगल इन 2021 एज अ जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल फॉर द डायलॉग एप्लीकेशंस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन,
TREDS is an electronic platform that facilitates the transaction for which entities. तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. पहला ऑप्शन में है आपका फार्मा कंपनीज, उसके बाद सेकंड है आपका एक्सपोर्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ MSMEs एंड ऑप्शन नंबर डी में है बैंक्स. तो उसका राइट आंसर हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी है MSMEs, और इसकी क्या फुल फॉर्म है ये भी जान लेते हैं हम एक बार. सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला गया है आपको TREDS, पहले तो ये जान लेते हैं ये होता क्या है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है. इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स दी फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ट्रेडिंग एंड सेटलिंग इन्वॉल्व ऑफ द MSES. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है फाइनेंसिंग, डिस्काउंटिंग, ट्रेडिंग और सेटलिंग इनवॉइसेस को ऑफ द MSMEs. एंड यहाँ पे बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ TRDS. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है TREDS, इसके स्कोप को एक्सपेंड करेंगे टू अलाउ, और किस पर्पज़ के लिए, टू अलाउ द यूज़ ऑफ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ को अलाउ करने के लिए. एंड दिस विल फैसिलिटेट द सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन ऑन द TREDS. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Eagle 44 OGAP 44 is the first underground air force base of which country. यहाँ पे बोला है Eagle 44, या हम OGHAB 44 भी बोल सकते हैं, जो कि एक फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है. और कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है ये पूछा गया है. ऑप्शन नंबर ए में है आपका ईरान, बी में बोला गया है आपका नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी में बोला है आपका इजराइल, और ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला गया है फ्रांस. तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी कंट्री में ये फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस प्रेजेंट है. आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान में. और हम इसके बारे में थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. ईरान में ये प्रेजेंट है, और यहाँ पे बोला गया है जो ईगल 44 या OGAP 44 है, एक फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है जो कि ईरान में प्रेजेंट है. और इट इज़ कैपेबल ऑफ हाउसिंग फाइटर जेट्स इक्विप्ड विद क्रूज मिसाइल्स. ठीक है, मिसाइल्स. And the unveiling of the OGAP 44 is seen as the display of Iran's aerial military strength in response to a joint drill conducted by the US and Israel, and it will host the jet and drones equipped with long-range cruise missiles to destroy the adversary target in case of attacks. The next question. Which Indian state recently signed as MOU with Government e-Marketplace GEM to set up a GEM Organizational Transformation Team GOTT units. तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली अभी साइन किया है MOU विद गवर्नमेंट e-Marketplace टू सेटअप अ GEM ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशनल टीम GOTT यूनिट. 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. ऑप्शन ए में बोला गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में बोला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में बोला है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है कर्नाटक. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आंसर जान लेंगे. तो आंसर तो आपने देख लिया होगा उत्तर प्रदेश. तो पहले थोड़ा हम जान लेते हैं क्या है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, रिसेंटली साइन किया है उन्होंने MOU. इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और किसके साथ किया है, विद द गवर्नमेंट ऑफ e-Marketplace, जिसे हम जैम बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ e-Marketplace, एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में किया है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. एंड एग्रीमेंट इज एम टू सेट, उसका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का जो एम है टू सेटअप अ जेम ऑर्गेनाइजेशनल मतलब गवर्नमेंट e-Marketplace ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन टीम. ये एक प्रोजेक्ट है जिस एम के साथ इस एग्रीमेंट को इन्होंने सेटअप किया है, टू मैनेजमेंट यूनिट इन द यूपी. And the MSME unit of the state can transact on GEM in a more efficient and easy manner under the project management unit, and GOTT assists the buyer agencies in redesigning the procurement processes and enhance the competencies. And UP is the second state after the Punjab to set up a GOTT PMU to effectively use the GEM initiative.
और जो यूपी है ये एक सेकंड स्टेट है आफ्टर दी पंजाब। पंजाब फर्स्ट स्टेट है, सेकंड यूपी है। किस में? टू सेटअप अ GOTT PMU टू इफेक्टिव यूज द जेम इनिशिएटिव। GOTT एंड PMU को इफेक्टिवली यूज़ कर सके जेम इनिशिएटिव में। तो पहला जो है पंजाब है और दूसरा है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरिल्ला पैंड्रा मारवाही इज़ अ न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। यहाँ पे बोला गया है ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोरिल्ला पैंड्रा मारवाही, एक न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है। कौन से स्टेट का है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है झारखंड, बी में बोला है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में बोला है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी में बोला है आपका उड़ीसा। तो गोरिल्ला पैंड्रा मारवाही जो न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट का है पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये न्यूली फॉर्म्ड है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोरिल्ला पैंड्रा मारवाही जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का 28 डिस्ट्रिक्ट को इनॉग्रेट किया गया है गोरिल्ला पैंड्रा मारवाही, ठीक है, बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर। जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल के द्वारा। द न्यू डिस्ट्रिक्ट विच हैव बीन carved out of Bilaspur has 3 tehsil and 3 development blocks namely गोरिल्ला, पेंड्रा एंड मारवाही, ठीक है। तो ये न्यू डिस्ट्रिक्ट है, ये बिलासपुर से निकाल के बनाया गया है जिसके 3 तहसील और 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, जिसका नाम है, पहला नाम है गोरिल्ला, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है पेंड्रा एंड तीसरे का नाम है मारवाही। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ 166 ग्राम पंचायत और इस डिस्ट्रिक्ट के जो है 166 ग्राम पंचायत है, 222 विलेजेस हैं और 2 नगर पंचायत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फार्मर्स टू कीपिंग स्ट्रे कैटल्स एट देयर होम्स। यहाँ पे बोला गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फार्मर्स फॉर कीपिंग द स्ट्रे कैटल एट देयर होम्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, MP मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूपी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जो फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर कीपिंग दी स्ट्रे कैटल एट देयर होम्स। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी रिसेंटली अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 900 रुपीज़ पर मंथ टू दोज फार्मर्स हु आर रेडी टू कीप। अब उन्होंने बोला है फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी गवर्नमेंट, कितने? 900 रुपये का पर मंथ फार्मर्स को जो खुद रेडी हैं स्ट्रे कैटल्स को अपने घर में रखने के लिए और उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऑल्सो अनाउंस दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड दिस शेल्टर फॉर द स्ट्रे कैटल इन स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ये भी अनाउंस किया गया है कि अभी जो बिल्ड शेल्टर्स को बनाया जाएगा फॉर द स्ट्रे कैटल स्टेट में। एंड इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटी ऑफ लोन्स फॉर द हायर एजुकेशन। कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है टू प्रोवाइड दी क्रेडिट गारंटी ऑफ लोन्स फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के आपको क्रेडिट गारंटी ऑफ लोन्स मिलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी इज़ हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इज़ झारखंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बिहार। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा। हरियाणा है इसका राइट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रिसेंटली अनाउंस ड्यूरिंग द बजट सेशन के दौरान चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटी ऑफ लोन्स फॉर द हायर एजुकेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की वो क्रेडिट गारंटी ऑफ लोन्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अवेल द लोन्स विदाउट द कोलैटरल गारंटी रिक्वायर्ड बाय द बैंक्स। जो बैंक के थ्रू कोलैटरल गारंटीज उन्हें मिलती है उसके बिना ही वो लोन्स ले सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। The state also created the separate foreign cooperation department for the welfare of non-resident Indians and employments. And the next question is crime multi-agency center. Crime multi-agency center which was seen in the news is associated with which organization? यहाँ पे बोला है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर एसोसिएट करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स CBI, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एंड नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर वो मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। National Crime Record Bureau celebrate the 35th inception day on the March 12, 22, 2020 and the chief guest of occasion, और जो chief guest इस occasion के वो थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द होम श्री नित्यानंद राय launched the crime multi-agency center, and it is a center for sharing the information to dreadful crime and other issues related to interstate coordinations. And the minister also launched the National Cybercrime Training Center for the professionals e-learning services on the cybercrime investigations. And इसी के साथ next question, the National Health Authority has signed an agreement with which ride-hailing app for transporting the healthcare वर्कर्स इन्वॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है अभी इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया गया है कौन सी राइड हेलिंग ऐप के साथ, किस लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट में जितने भी इन्वॉल्व होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ट्रांसपोर्टिंग के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है। और कौन सी कंपनी के साथ किया गया है ये पूछा गया है। पहला है यूबर, ओला, मेरू एंड रेड टैक्सी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूबर। यूबर के साथ, उबर के साथ इन्होंने अभी एग्रीमेंट साइन किया है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज साइंड द एग्रीमेंट विद राइड हेलिंग ऐप उबर for the providing the transport services to the healthcare workers involved in the treatment of COVID-19 patients, and through its Uber Medic service, and the ride hailing firm is to provide the 150 cars free of cost to support medical facilities in certain cities में जो मेडिकल फैसिलिटी सपोर्टर्स हैं कोविड-19 के वर्कर्स हैं उनको 150 कार फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलेगी। ठीक है, ताकि वो उनको घर से पिकअप करके उनको हेल्थ केयर जहाँ उनका साइट है वहाँ पे उनको ड्रॉप कर सकें। एंड दिस इनिशिएटिव कम्स एट द बैकड्रॉप ऑन द लॉकडाउन। ठीक है, जो ये इनिशिएटिव है ये लॉकडाउन के टाइम पे आएगा। एंड वर ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिन रेस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो होने को तो अभी फिर से कोविड-19 आ भी सकता है और लॉकडाउन लग भी सकता है कि सीवियर केसेस हो गए। तो प्लान एंड फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जब भी लॉकडाउन लगेगा, किसी भी कंडीशन में लॉकडाउन लग सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी कंडीशन में लॉकडाउन लगेगा और कोविड-19 पैंडेमिक होगा तो उसमें, और जब पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सब रेस्ट्रिक्टेड होंगे तो यूबर जो है ऊबर जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को जो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है कोविड-19 के उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, एंड दी hygienic measures such as the roof to floor plastic sheeting, enclosed driver's seat in a disinfected car are ensured in every ride। और एवरी राइड में ये इंश्योर करेंगे, अपने हाइजीनिक मेजर लेने वाले हैं ये, जो रूफ टू फ्लोर प्लास्टिक शीटिंग होगी जो कि ड्राइवर सीट तक इनक्लोज होगी, जिससे कि ये कार डिसइंफेक्टेड रहे और हाइजीनिक रहे एवरी राइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल पैकेज रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर India COVID-19 emergency response and health system preparedness packages to the state and union territories। यहाँ पे बोला गया है what is the amount of financial package, फाइनेंशियल पैकेज का क्या अमाउंट रखा गया है जो कि रिलीज़ किया गया है बाय द सेंटर फॉर द इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेजेस टू द स्टेट एंड यूटीज़। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 10,000 करोड़, ₹15,000 करोड़, ₹20,000 करोड़ एंड ₹25,000 करोड़। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ₹50,000 करोड़। एक यूनियन गवर्नमेंट का बजट है फॉर इंडिया गवर्नमेंट फॉर द कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेजेस फॉर द स्टेट एंड यूटीज। एंड दिस पैकेज which has been approved to build the health infrastructure will be provided in the 3 phases: January 2020 to June 2020, July 2020 to March 2021, and April 2021 to March 2024. And this one
would be divided on the basis of the number of positive COVID-19 cases and the size of the state and UTs, and rupees 7,774 crore is expected to release in immediate response. Okay, and the next question is the Director General of Foreign Trade. The Director General of Foreign Trade, जिसे हम DGFT बोलते हैं, has lifted the restriction on the export of formulation made of which medication. यहाँ पे बोला गया है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने रिसेंटली अभी रेस्ट्रिक्ट किया गया है कौन सी मेडिकेशन के फॉर्मुलेशन के एक्सपोर्ट को. ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं. पहला ऑप्शन आपका है एमॉक्सिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी पैरासीटामॉल, ऑप्शन नंबर सी आइब्रूफेन एंड ऑप्शन नंबर डी सिट्रासिल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा फार्मा एंड हमारा मेडिकल लाइन से रिलेटेड जीके का करंट अफेयर है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा. आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. पैरासीटामॉल के एक्सपोर्ट के फॉर्मुलेशन को अभी इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया गया है बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड दिस इज लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द पैरासीटामॉल एंड फिक्स डोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग. और जितने भी कॉम्बिनेशन ड्रग में पैरासीटामॉल आता है उसमें भी, एंड इन द वेक ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न, in the wake of domestic supply concern, the DGFT has banned the export of paracetamol and 30 other active pharmaceutical ingredients as well as their formulations in March 2020, and now though the restriction is relaxed and export of the active pharmaceutical ingredients remains banned. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट इज रिलैक्स्ड बाय द स्टेट. जो प्रोविजन है ऑफ विच एक्ट, यहाँ पे 4 एक्ट दिए गए हैं. द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट रिलैक्स्ड बाय द स्टेट टू इंक्रीज द वर्किंग आवर ऑफ लेबर्स. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. आपका राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में फैक्ट्रीज एक्ट. फैक्ट्री एक्ट ने ये प्रोविजन दिया है इज रिलैक्स्ड बाय द स्टेट टू इंक्रीज द वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर्स. सेवरल स्टेट ऑफ इंडिया की जो सेवरल स्टेट्स है इंक्लूडिंग द यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, इन्होंने क्या किया है, हैव रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट. have relaxed the provision of Factory Act 1948 and increased the working hour of laborers. और इन्होंने वर्किंग आवर जो है लेबर्स के वो इंक्रीज कर दिए हैं आफ्टर फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर, जब से इन्होंने वर्कर की शॉर्टेज को फेस किया है फॉलोइंग द लॉकडाउन. ओके, एंड recently Odisha and Maharashtra Labour Department exempted their industries from the 4th section of the Factories Act 1948 related to the working hours of the staff till the June 30, and UP suspended the key labour laws for 3 years through an ordinance and with the approved exemptions, and the employers can allow the labourers to the work in 2 shifts of 12 hours. तो इसी के साथ इन्होंने क्या करा है, लेबर को जो उनका टाइम है 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया है 12 आवर्स का. Next question and the last question. As of 2020, which was the safest year in the Indian Railway with 0 passenger fatality for the first time? तो यहाँ पे बोला गया है एज अ 2020 में क्या हो जो सेफेस्ट ईयर बोला है, मतलब सुरक्षित साल पूछा गया है. कौन सा ऐसा वर्ष है या साल है जो कि सेफेस्ट था हमारे इंडियन रेलवेज़ में, जिसके साथ 0 पैसेंजर फैटेलिटी था फर्स्ट टाइम इंडिया में. तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 2011 to 12, 2014 to 15, 2018 to 19 एंड 2019 to 20. आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 2019 to 20. के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन रेलवे द बेस्ट एवर सेफ्टी रिकॉर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड ड्यूरिंग द अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 and there has been no fatality of any railway passenger in any train accident during the period, and this feat has been achieved for the first time since the, और ये 1853 से लेके अभी तक का जो ये पहला अचीवमेंट है कि अभी तक किसी भी ट्रेन एक्सीडेंट में 2019 टू 2020 में अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है. एंड when the Indian railway system was introduced in the country, जो कि 1853 में इंडियन रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कंट्री में. About the 1274 main level crossing has been eliminated in 2019 to 20 and which is also highest ever. More than 1000 bridges are rehabilitated and rails. ठीक है, तो बोला गया है, आप समझ गए हैं कि 2019 से लेके 20 में
पहली बार ऐसा हुआ है 1853 से लेकर अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि ये इंडियन रेलवे का 0 पैसेंजर फैसिलिटी है, फर्स्ट टाइम हमारे। तो आई होप आपको ये आज की करंट अफेयर्स जीके की स्पेशल क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही बने रहिएगा चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।